Hello everyone, welcome back on Geeks Idea. This is the series on accountancy. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जैसे कि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो अभी तक हम यही समझ रहे थे कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ये सब आपको तो अब पता ही होगा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। फॉर एग्जांपल मैं सेल करता हूँ, मैं परचेज करता हूँ, मैं किसी से उधार लेता हूँ, मैं किसी को उधार देता हूँ, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ये तो अभी तक आपने समझ लिया होगा। अब इसके कुछ टाइप्स है, ये एक्चुअली हमें आगे जाके समझ आएगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन ये बैलेंस शीट वगैरह में काम आता है कि ये सब जो प्रॉफिट और लॉस हमें पता होना चाहिए, जो हमें बैलेंस शीट बनाने में फ़ायदा देता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो इनको देखते हैं, एक एक करके इनको देखते हैं और समझते हैं और इनको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इनसे एमसीक्यूज बहुत सारे बन जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। ट्रांजैक्शन तो अब आपको पता ही होगा। कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो हमें फ़ायदा देगा 1 साल से ज़्यादा के लिए। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की बात हम जब करते हैं, अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड मतलब वो पीरियड, वो टाइम जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बैलेंस शीट बनाना होगा तो हम 1 साल के लिए बनाएंगे या 6 महीने के लिए बनाएंगे या 4 महीने के लिए बनाएंगे, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 साल, वो होता है 1 साल। तो हम 1 साल को याद रखेंगे यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली यही अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अगर हमने बिजनेस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जो हमें फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए देता है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल, 15 साल, 5 साल के लिए देता है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन। अब हमें याद कैसे रहेगा? आपको याद ऐसे रहेगा कि कैपिटल का मतलब क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल अल्फ़ाबेट या कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, जो कि नर्सरी एलकेजी में पढ़ते हैं। कैपिटल का मतलब क्या है? बड़ा। कैपिटल लेटर होते हैं बड़े बड़े। जब बड़े की बात करेंगे तो 1 साल से ज़्यादा की बात हो जाएगी। जब स्मॉल की बात करेंगे तो 1 साल या 1 साल से कम की बात हो जाएगी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि कैपिटल मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यानी कि बड़े अल्फ़ाबेट। बड़े अल्फ़ाबेट का मतलब है 1 साल से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हमें मिल रहा है। बड़े फ़ायदा का मतलब 1 साल से ज़्यादा। तो ऐसे हमें याद रहेगा। कैपिटल ट्रांजैक्शन इसकी दो टाइप से, यानी कि ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब या तो आप परचेज करोगे, जब आपने परचेज किया तो आपने पैसा दे दिया। अगर आपने सेल की तो आपने पैसा लिया। फॉर एग्जांपल आपने सेल की तो पैसा आ गया। अगर आपने परचेज किया तो आपने पैसा वापस कर दिया, यानी कि पैसा दे दिया और चीज़ें ले ली। तो ट्रांजैक्शन यही टाइप्स होते हैं, या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो रिसीट होगा। अब कैपिटल में दो चीज़ें आ जाती है ट्रांजैक्शन के अंडर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर रिसीट क्या है? ये है ट्रांजैक्शन। तो अब कैपिटल ट्रांजैक्शन की दो टाइप्स बन जाते हैं, बड़ा खर्चा और बड़ा इनकम। रिसीट मतलब यहाँ पे आप याद रखने के लिए इनकम रखो। बड़ा खर्चा हो गया या बड़ी अमाउंट हमारे पास आ गई। तो इनको अब एक एक करके देखते हैं। कैपिटल से अब आपको याद रहा कि 1 साल से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है, तो अब हमें वो खर्चा देखना है। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। वो खर्चा अगर हमने बिजनेस में कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो हमें 1 साल से ज़्यादा फायदा देगा, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर्स द बेनिफिट ऑफ विच इज कैरीड ओवर टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स। वो एक अकाउंटिंग पीरियड, वो 1 साल के लिए नहीं देगा फायदा, बल्कि बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड से बहुत सारे सालों के लिए हमें फायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे 1 साल या बहुत सालों के लिए फ़ायदा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब मेरा बिजनेस अब चल रहा है तो 5 साल के बाद मैंने लैंड ले ली। कुछ लैंड क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है। जब मैंने लैंड ले ली या बिल्डिंग ले ली या मशीनरी एक ला ली, फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्नीचर की, मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास एक मशीन थी फर्नीचर बनाने की, अब मैंने एक और मशीनरी लाई। जब मैंने मशीनरी लाई, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं इसको 2 साल के बाद फिर से बेच डालूं। इसका मकसद ये नहीं होता है। मशीनरी लाने का मतलब है कि मैं बिजनेस बढ़ा दूं, ज़मीन और
खरीदने का मकसद ये होता है कि बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा दूं। इनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने का मकसद क्या होता है, बिजनेस और ज़्यादा बढ़ जाए, ना कि मैं इनको 1 साल के लिए फिक्स्ड एसेट्स को ही बेच डालूं। ऐसा मकसद नहीं होता है। किसी भी बिजनेसमैन का मकसद ये नहीं होता कि वो मशीनरी या बिल्डिंग खरीद के 1 साल के बाद फिर से उनको सेल कर दे। ऐसा मकसद नहीं होता, बल्कि बिजनेस बढ़ाने का मकसद होता है फिक्स्ड एसेट्स को लेना। यह है इसका मतलब। यहाँ पे अगर हम लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, मशीनरी, फर्नीचर या गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट लेते हैं बिजनेस के लिए, ये वो खर्चे हैं जो बहुत सालों के लिए हमें फ़ायदा देगा। मशीनरी हमें बहुत सालों के लिए चलती है, बहुत सारा फ़ायदा देती है। फर्नीचर हम 1 साल के बाद फर्नीचर हमारे पास बहुत टाइम तक रहता है, ऑलमोस्ट जब तक बिजनेस रहता है तब तक हमारे पास फर्नीचर रहता है। इसी तरह कॉपीराइट, जब तक मेरा बिजनेस है तब तक मेरा कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट से फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा तब तक मिलेगा जब तक बिजनेस है। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो बड़ा फायदा देती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस, अगर मेरे पास सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में मेरे पास 1000 सीट्स है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 2000 सीटें कर दूं, यानी कि मैं 1000 सीटें बढ़ा देता हूं। 1000 सीटें मैं क्यों बढ़ा दूं, ताकि मेरा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये 1000 सीटें बढ़ाने के लिए जो मैंने खर्चा कर दिया, इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये 1000 सीटें बढ़ाने से मुझे 1 साल का फ़ायदा नहीं, बल्कि बहुत सारे, जब तक बिजनेस है तब तक मेरा फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह मैंने इंस्टॉल किया एक प्लांट, मैंने एक नया प्लांट लाया या कोई पहले से प्लांट लाया, तो उसके लिए जो खर्चा आएगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। क्योंकि जब मैं प्लांट इंस्टॉल करता हूँ, ये फ़ायदा बहुत टाइम तक देता है, सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक बिजनेस है तब तक फ़ायदा देगा। इसी तरह मेरे पास अगर कोई बिल्डिंग ऑलरेडी से है या ज़मीन ऑलरेडी से है, उसकी रिमॉडलिंग, उसकी रिकंडीशनिंग अगर मैं करूँगा, उसको अच्छा बनाऊँगा, बिल्डिंग को पेंट वेंट अच्छे से बनाऊँगा, उसके लिए जो खर्चा आएगा उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम गिनाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा और याद भी रहेगा, क्योंकि ये लॉजिकली है तो लॉजिकली भी समझ आता है। जो लॉजिकली समझ आता है वो याद भी आसानी से रहता है। अब इसके कुछ फीचर्स है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्टली एग्जांपल दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लैंड खरीदी, तो ये कौन से एक्सपेंडिचर में आएगा, तो ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे। ये मैंने बोला कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेनली क्या आ जाता है, अगर हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करेंगे। नॉट एक्वायर्ड फॉर सेल, मैंने ये भी बोला कि अगर हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, इसका मकसद सेल रिसेल करना नहीं होता कि 1 साल के लिए मशीन रखी तो दूसरे साल इसकी सेल कर दिया, ऐसा मकसद नहीं है। बल्कि मशीनरी, लैंड, फिक्स्ड एसेट का मकसद होता है कि बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा दूं, ये इसका मकसद है। इसलिए नॉट एक्वायर्ड फॉर सेल। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए करते हैं, ताकि बिजनेस को बढ़ा दिया जाए। वही यहाँ पे लिखा है इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। अगर मेरे पास एक मशीन है, मैंने दूसरी मशीन लाई, तो उससे मेरा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, उससे मेरे बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसी मकसद के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। इट इज़ नॉन रेकरिंग इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन रेकरिंग मतलब अगर मैंने मशीनरी लाई, ये मैं हर साल नहीं लाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, या तो मैं उस टाइम मशीनरी लाता हूँ, या तो अगर मुझे कभी 5-6 साल के बाद जब ज़्यादा पैसा आ गया, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, तब जाके मैं और एक मशीनरी लाता हूँ। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, यानी कि ये दोहराया नहीं जाता, ये बार बार नहीं किया जाता, बल्कि बहुत टाइम के बाद एक बार किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे 10 साल के बाद और ज़्यादा फायदा हो गया, तो मैंने और ज़्यादा लैंड खरीद ली, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, यानी कि बार बार नहीं किया जाता। बार बार का मतलब यहाँ साल से मुराद है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड से मुराद है, यानी कि हर अकाउंटिंग पीरियड में ये ट्रांजैक्शन, ये एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता, बल्कि ये बहुत टाइम के बाद किया जाता है। तो यहाँ पे हम रैकरिंग किसको बोलेंगे, नॉन रैकरिंग होता है जो बार बार नहीं किया जाएगा। जो रैकरिंग होगा, रैकरिंग से मुराद जो हर अकाउंटिंग पीरियड है, हर साल किया जाएगा, जो हर साल खर्चा आएगा या जो हर साल इनकम आएगी, उसको बोलेंगे रैकरिंग। और जो बहुत टाइम के बाद आएगी उसको बोलेंगे नॉन रैकरिंग। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी याद रखना है, वरना बिजनेस में कभी भी लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद खरीदते हैं। यूजुअली यही होता है। मशीनरी तब जाके खरीदी जाती है, या तो बिजनेस को बढ़ाना होगा, या तो मशीनरी खराब हो जाएगी, तब जाके हम मशीनरी को खरीदते हैं, वरना नहीं खरीदते। इसीलिए नॉन रेकरिंग वो होता है जो बहुत टाइम के बाद होता है। होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ आएगा। अब कैपिटल रिसीट भी अच्छे से समझ आएगा,
क्योंकि कैपिटल से मुराद क्या है, बहुत टाइम के लिए फ़ायदा। अब कैपिटल रिसीट से मुराद क्या याद रखना है, इनकम। रिसीट मतलब इनकम। कैपिटल रिसीट इज वन विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, मैं किसी में पैसा क्यों लगाऊं, ताकि मुझे इनकम आ जाए, ताकि मुझे फ़ायदा आ जाए। अब मैंने अगर कोई ऐसा काम किया, ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम के लिए फ़ायदा आता है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। वही लिखा मैंने, कैपिटल रिसीट इज वन विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। मैंने किसी बिजनेस में बहुत टाइम के लिए पैसा लगाया, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बिजनेस है तो किसी ओनर ने पैसा दिया बिजनेस के लिए, वो बिजनेस में बहुत टाइम तक पैसा रहता है, तो उसी को बोलेंगे कैपिटल रिसीट। बारोड लोन्स, जब लोन लिया जाता है वो बहुत टाइम के लिए लिया जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैंक से लोन लिया, उसको 10 साल के लिए लिया जाता है, 20 साल तक हम चुका सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ऐसा रिसीट जो बहुत टाइम तक इन्वेस्ट किया जाता है। इसी तरह सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट थी, लैंड थी, मशीनरी थी, ये कभी कभार मौका मिला, मुझे पैसा लाना था तो मैंने उसको बेच डाला ताकि मेरे बिजनेस में पैसा आ जाए, तो ये जो बड़ा फायदा हो गया, बड़ी इनकम आ गई मेरे बिजनेस में, इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत जरूरी याद रखना है, इट इज नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो यहाँ पे अमाउंट आ जाता है बिजनेस में, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, मैं कुर्सियाँ बेड्स वगैरह बेचता हूँ, मैं उसी का बिजनेस करता हूँ, अगर मैं उनकी सेल करता हूँ और जो वो पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट में नहीं आता है, वो अलग कैटेगरी में आता है। यही इसका मतलब है, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो पैसा बिजनेस में आता है वो कैपिटल रिसीट में नहीं आता है। तो फिर ये कैसा आता है, या तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो जाए, या तो लोन लिया जाएगा, या तो ओनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है। ये यानी कि बड़े बड़े अमाउंट बिजनेस में आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं, या तो लोन लिया जाएगा, या तो फिक्स्ड एसेट बेच दिया जाएगा, या तो ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। बड़ा इनकम बिजनेस में आ जाना बहुत टाइम के लिए, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आ जाता। यानी कि सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो मेरा बिजनेस है उसकी सेल करने से जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट में नहीं आ जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसी से सारा याद रहेगा। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, ये भी नॉन रेकरिंग है, यानी कि ये बार बार नहीं किया जाता। ओनर हर साल पैसा नहीं लगाता बिजनेस में, वो एक ही बार लगाता करोड़ों रुपया, तो फिर जब 10 साल 20 साल के बाद उसको लगता है कि और ज्यादा लगाना चाहिए, तब जाके लगाता है। इसी तरह लोन बार बार नहीं लिया जाता, ये एक बार लिया जाता है, जब बिजनेस स्टार्ट किया या तो उस टाइम लिया जाता है या कभी बहुत टाइम के बाद लिया जाता है। इसी तरह फिक्स्ड एसेट, जो मेरे पास लैंड है, मशीनरी है, उनकी सेल हर साल नहीं की जाती, बल्कि जब कभी ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस में पैसा आना चाहिए, मेरे पास एक फिक्स्ड एसेट है, मैं उसको बेच सकता हूं, तब जाके वो फिक्स्ड एसेट की सेल हो सकती है, वरना फिक्स्ड एसेट्स ऐसे ही रखे जाते हैं। तो ये है कैपिटल रिसीट। इसी तरह अब है एक और टाइप, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल ट्रांजैक्शन। अब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कैसे याद रहेगा, आप याद रखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमें पैसा देना पड़ता है, चाहे पानी की बिल, बिजली की बिल, ऐसे याद रखिए। तो इनको जो हम पैसा देते हैं, ये हम हर साल या हर महीने देते हैं, यानी कि बार बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमें पीरियडिकली पैसा देना पड़ता है, चाहे टैक्स हो चाहे कुछ हो, तो इसको जो हमें रेवेन्यू देना पड़ता है वो पीरियडिकली देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बार बार की टर्म याद रखनी है, कहाँ से, रेवेन्यू से। कैपिटल क्या था, कैपिटल था बहुत टाइम के लिए, रेवेन्यू क्या है, बार बार हर साल। तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का मुराद क्या है, विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स और सप्लाइज सर्विसेज टू बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड ओनली। ये एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए फायदा पहुंचाता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड अगर 4 साल का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, नॉर्मली 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो 1 साल के लिए फायदा पहुंचाएगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स अभी हमने पढ़े, या तो रिसीट होगा या तो एक्सपेंडिचर होगा। तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स बन जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट। इनको देखते हैं, सिंपली है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा हो गया विच आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, साल के लिए होता है, क्योंकि जब हमें बैलेंस शीट वगैरह बनाना होता है वो किसके लिए बनाते हैं, 1 साल के लिए बनाना होता है। तो जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे वो कब करेंगे, वो 1 साल की करेंगे, ना कि 5-6 साल की करेंगे। तो जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात होती है वो किसके लिए होती है, 1 साल के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो
खर्चा हो गया जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, यानी कि जो हर अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा आ जाता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। से एग्जाम्पल से आराम से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हर साल देने पड़ते हैं, बिजली का बिल हर साल देना पड़ता है, बिल्डिंग की रेंट हर साल देनी पड़ती है। ये जो खर्चा हो जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ये हर साल देना पड़ता है, हर अकाउंटिंग पीरियड में देना पड़ता है। इसी तरह हमें फिनिश्ड गुड्स बनाने होते हैं, ये तो हमेशा के लिए बनाने पड़ते हैं। जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक हमें फिनिश्ड गुड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुर्सियाँ बनानी है, कुर्सियाँ तो बनानी है। कुर्सियों के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल लकड़ी चाहिए, हमें वुड चाहिए, तो वुड की जो हम परचेज करेंगे, फिर इसकी रिसेल करनी है। रिसेल कैसे करेंगे? इनसे कुर्सियाँ बना के हमें रिसेल करनी है। तो ये तो बार बार होता रहेगा, ये तो हर अकाउंटिंग पीरियड में होता रहेगा। इसका जो खर्चा आएगा वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन बन जाता है। इसी तरह मशीन चलती रहती है, उसकी डेप्रिसिएशन होती रहती है। जो मशीन की डेप्रिसिएशन होती रहती है उसका जो खर्चा आएगा, ग्रीजिंग का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा, वो सारे किस में आ जाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया है, जब मैंने लोन लिया उस पर तो हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये जो खर्चा होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है। इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मुझे सेल करनी है, अपने फिनिश्ड गुड्स की सेल करनी है, उसके लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जानी पड़ती है, उसके लिए जो खर्चा आ जाता है उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये किससे मुराद है? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी खर्चा रिलेटेड होगा वो किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और वो खर्चा कब होगा? हर साल होता रहेगा, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न। सिंपल सी बात है, जब हर साल खर्चा हो जाता है बिजनेस में, चाहे सेल के लिए जो खर्चा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, चाहे डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट जो हो जाती है, चाहे इंटरेस्ट हो जाती है, ये जो खर्चे हो जाते हैं ये किस लिए हो जाते हैं? ताकि हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती रहे। मेरा बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी कब बढ़ती रहेगी? जब मैं ऑफिस एक्सपेंसेस देता रहूँगा, जब मैं बिजनेस चलाता रहूँगा। बिजनेस कब चलता रहेगा? जब वो खर्चे होते रहेंगे। जब मैं बिल्डिंग के रेंट पे करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता रहूँगा, तब जाके मशीनें चलेंगी। मशीनों को बार बार उनकी जो डेप्रिसिएशन होती रहेगी उन पे रिपेयरिंग करूँगा, उनको रिन्यूअल करूँगा, तब जाके मेरा बिजनेस बढ़ता रहेगा और अर्निंग कैपेसिटी चलती रहेगी, यानी कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा। ये इसी के लिए इसका मकसद यही होता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस मेंटेन रहे। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब ये हर साल करनी पड़ती है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बार बार देनी पड़ती है, बिजली की रेंट हर महीने हर साल देनी पड़ती है। इट हेल्प्स इन अपकीप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब मैं रिपेयर्स और रिन्यूअल ऑफ एसेट्स करता हूँ तो उससे क्या होता है? मेरे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो अच्छे रह जाते हैं, वो अपकीप रह जाते हैं, वो मेंटेन रह जाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट जब हो जाती है, उनकी ग्रीजिंग वगैरह करने से मेरे क्या एसेट्स हो जाते हैं? अपकीप हो जाते हैं और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस मेंटेन रह जाती है। यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हर साल हर अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड है कि रेवेन्यू रिसीट, यानी कि जो इनकम हर अकाउंटिंग पीरियड में आती रहेगी, जो इनकम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आती रहेगी। रेवेन्यू रिसीट इज द रिसीट ऑफ इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो मैं नॉर्मल बिजनेस करता हूँ उससे जो इनकम मुझे आती रहती है वो कब आती है? वो तो हर साल आती रहेगी, वो तो रेकरिंग, वो तो कंटिन्यूसली आती रहेगी। जब भी सेल हो जाएगी तब जाके मेरा बिजनेस में पैसा आता रहेगा। बिजनेस तो कभी बंद नहीं होता है, नॉर्मली बिजनेस चलता रहता है। हर अकाउंटिंग पीरियड में हम बिजनेस का हिसाब किताब देखते रहते हैं, तो जब भी सेल होती रहेगी पैसा आता रहेगा, उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। वो कब होती है? नॉर्मली एग्जांपल आराम से समझ आएगा कि वो कौन होगी। वो होगी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैं गुड्स और सर्विसेज बेचता हूँ उसी से जो पैसा आता है वो हर अकाउंटिंग पीरियड में आता रहेगा, वो हर महीने आता रहेगा। जितनी सेल होती रहेगी उतना पैसा आता रहेगा, उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट।
कमीशन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जब मैंने रॉ मटेरियल, मेरा अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे उस पर अगर मुझे कोई डिस्काउंट मिला तो वो डिस्काउंट मेरा पैसा आ गया, यानी कि मुझे कम पैसा देना पड़ा, कुछ पैसा बच गया, वो भी रेवेन्यू रिसीट में आ गया। कमीशन, वो भी रेवेन्यू रिसीट में आएगा। इसी तरह डिविडेंड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है उस पर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आ जाता है वो भी रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पीरियडिकली आता रहेगा, वो बहुत टाइम के बाद नहीं आएगा, बल्कि वो पीरियडिकली आता रहेगा, हर महीने हर साल आता रहेगा। जैसे कि बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है उस पर इंटरेस्ट चलता रहता है। ये रैकरिंग होता है, रैकरिंग मतलब बार बार, सेल ऑफ गुड्स बार बार होती रहे, हर अकाउंटिंग पीरियड में होती रहेगी। ये 5-10 साल के बाद नहीं होती है, बल्कि कंटिन्यूसली होती रहती है। इट इज़ रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये पैसा जो आता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आता है, यानी कि बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सेल होती है सर्विसेज की, उन्हीं से ये पैसा मेनली आ जाता है। होप आपको ये समझ आता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है? वो खर्चा जो बार बार होता रहेगा। अभी तो हम पढ़ रहे थे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्सपेंडिचर हो जाता है वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन डेफर्ड से मुराद क्या है, चलो समझते हैं। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अब मैं चाहता हूं कि टीवी पे उस बिजनेस का ऐड आ जाए ताकि मेरे बिजनेस की प्रमोशन हो जाए, ताकि मेरे बिजनेस की प्रमोशन हो जाए। तो मुझे टीवी की जो चैनल है, फॉर एग्जांपल, उसने बोला कि आपको 1 करोड़ देना है, उसने बोला मुझे 1 करोड़ देना है, यानी कि उसने बोला मैं आपकी बिजनेस की प्रमोशन करूंगा, मैं आपके बिजनेस के ऐड चलाते रहूंगा, जब कोई मूवी आएगी तो मैं 1 मिनट के लिए आपका ऐड चलाता रहूंगा, लेकिन आपको मुझे 1 करोड़ देना है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? बिजनेस के लिए खर्चा करना है, मुझे अपने बिजनेस के लिए खर्चा करना है। लेकिन ये खर्चा क्या है? मैंने बोला कि ये खर्चा 1 करोड़ में नहीं दे सकता, एट ए टाइम नहीं दे सकता। अगर मैं खर्चा एट ए टाइम करता अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तब जाके ये बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने बोला कि ये खर्चा मैं एक ही टाइम उठा नहीं सकता, तो मैंने उस टीवी चैनल को बोला मैं आपको हर महीने 10-10 हज़ार रुपया देता हूँ, 10-10 हज़ार रुपया देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? जब मैंने 10-10 हज़ार दिए तो 1 साल का कितना बन गया? 1 साल का बन गया, 1 साल का इतना बन गया 1,20,000, यानी कि मैं 1 साल में कितना चुकाता हूँ? 1,20,000। अब आप खुद हिसाब कर लीजिए कि 1 करोड़ कब तक खत्म हो जाएगा। यानी कि सिंपली ये रखना है कि मैंने एक खर्चा कर दिया बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो खर्चा मैं एक ही टाइम पे नहीं उठाता हूँ, वो मैं किस्तों में उठाता हूँ। यानी कि मुझे 5-6 साल लगेंगे वो खर्चा देने में, मुझे वो खर्चा उठाने में 5-6 साल लगेंगे, इसीलिए उसको रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि ये लगातार देना पड़ता है। टीवी चैनल ने बोला मुझे हर महीने या हर साल इतना इतना देता रहो जब तक आपका ये पैसा चुकता हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट विल बी बेटर टू राइट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 3 or 4 years एंड नॉट ओनली इन द फर्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल ए न्यू फॉर्म में एडवर्टाइज वेरी हेवीली इन द बिगनिंग टू कैप्चर अ पोजीशन इन द मार्केट। उसने बोला कि मैं ऐसी एडवर्टीजमेंट अपने बिजनेस की कर दूं ताकि सबको मेरे बिजनेस के बारे में पता चले। जैसे जियो ने किया है, उसने बहुत सारा पैसा लगाया, एडवर्टीजमेंट की, सबको पता चला, तो उसके लिए उस एडवर्टीजमेंट के लिए उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ा, लेकिन वो पैसा एक ही टाइम पे नहीं दे सकता था। उसने उसको बोला कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से चुका लूँ, तो वो जो खर्चा हो गया वो उसको कंटिन्यूसली देना पड़ा, यानी कि हर अकाउंटिंग पीरियड या पीरियडिकली देना पड़ा, तो इसीलिए उसको रेवेन्यू की कैटेगरी में डाला गया। इसीलिए इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ये फायदा बहुत टाइम के लिए देता है लेकिन इस खर्चे को आहिस्ता आहिस्ता से चुकाया जाता है। यही यहाँ पे मैंने लिखा है हेवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच में बी एक्सटेंडेड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का फायदा बहुत टाइम तक होता है। एंड नॉट फॉर द करंट ईयर अलोन इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही मैंने यहाँ पे समझाया है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेनिफिट इज एंजॉयड फॉर मोर देन 1 ईयर, ये आपको समझ आ गया कि एडवर्टीजमेंट से 1 साल का फायदा नहीं बल्कि बहुत टाइम तक फायदा मिलता है। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, ऐसा खर्चा बार बार नहीं किया जाता। एडवर्टीजमेंट फॉर 1 करोड़ का खर्चा मैंने उठाया एडवर्टीजमेंट के लिए, ये मैं बार बार नहीं करूंगा, फिर एड बंद हो जाती है।
एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई खर्चा उठाता है, वो बोलता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से चुका दूं और रिसर्च भी करता रहूं, तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ फायर और लाइटनिंग, कभी आग वाग लगती है तो वो जो खर्चा हो जाता है, इन केस द एसेट्स हैज नॉट बीन इंश्योर्ड, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो जो नुकसान हो गया वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ह्यूज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, जो मैंने अभी एग्जांपल दी, ये एग्जांपल बहुत ही ज़रूरी याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्शन है बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है? पीरियड ऑफ बेनिफिट, पीरियड ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट इज एंजॉयड बियॉन्ड द अकाउंटिंग ईयर, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, बहुत साल के लिए फ़ायदा देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट ईयर के लिए फ़ायदा देता है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स कर दी तो उसी टाइम का फ़ायदा, उसी साल का फ़ायदा हो जाएगा। बेनिफिट एंजॉयड फॉर मोर देन 1 ईयर, ये मैंने अभी दिखाया एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल देके। पर्पस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है? रिलेट्स टू द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका मकसद ये होता है कि फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाए, मेरी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मकसद क्या है? इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू जनरेट हो जाए, यानी कि मेंटेन हो जाए, बिजनेस की इनकम चलती रहे। डेफर्ड का मतलब मकसद क्या है? रिलेट्स टू द कैप्चरिंग और रिटेनिंग मार्केट, यानी कि मार्केट में मेरी पकड़ आ सके, मेरा बिजनेस और ज़्यादा प्रमोट हो सके, इसका मकसद ये होता है। नेचर ऑफ ऑकरेंस कहते हैं नॉन रेकरिंग, कैपिटल क्या है? ये एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता, नॉन रेकरिंग। रेवेन्यू बार बार किया जाता है, रेकरिंग, हर साल, हर अकाउंटिंग पीरियड में। डेफर्ड भी नॉन रेकरिंग होता है, ये बार बार नहीं किया जाता। मकसद क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मकसद क्या है? हेल्प्स टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी जब बिजनेस की बढ़ जाएगी तो अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? टू मेंटेन द, हेल्प्स टू अर्न द एग्जिस्टिंग रेवेन्यू, जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उसको अर्न करने की क्षमता बढ़ाती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? हेल्प्स टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, इससे भी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, जब एडवर्टीजमेंट बढ़ जाती है, लोगों को और ज़्यादा पड़ जाती है, पता चलता है, तो बिजनेस का ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कन्वर्टेड इनटू कैश, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट किया जाता है कैश में, फॉर एग्जांपल लैंड खरीदी तो कैश में कन्वर्ट हो गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही बिजनेस का लेन देन है, तो ये ज़्यादा कन्वर्ट कैश में नहीं हो जाता है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, एडवर्टीजमेंट को कैसे कैश में तब्दील किया जाता है? जो फायदा मिल रहा है एडवर्टीजमेंट से वैसे ही मिलता है। तो होप आपको ये एग्जांपल समझ में आई होंगी। अब है कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी सिंगल लाइन में मैंने यहाँ पे लिखा है। कैपिटल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच अराइजेज नॉट फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब बड़ा, बड़ा मतलब 1 साल से ज़्यादा। जब 1 साल से ज़्यादा होगा तो अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कब होता है? 1 साल के लिए या एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो इट विल नॉट बी फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अगर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट को बेच डाला, उससे जो फायदा मिला उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को बार बार नहीं बेचा जाता, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आ जाता। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या आ जाता है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से फायदा होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कैसे फायदा होगा? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट प्रॉफिट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया खर्चा, उसमें से रेवेन्यू रिसीट निकालो तो वही हो गया नेट प्रॉफिट। कैपिटल लॉसेज क्या है? वो नुकसान विच आर नॉट फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब सिर्फ इतना ही याद रखना है, कैपिटल का मतलब क्या है? 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा मतलब नॉट फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस 1 साल का होता है। तो लॉस, फॉर एग्जांपल लॉस कैसे होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल लॉस। मुझे लॉस हो गया, मैंने कैपिटल एसेट बेच डाला, उससे नुकसान हो गया मुझे, तो वो हो गया कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस सिंपली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मुझे लॉस हो गया, उसकी वजह से उसको बोलते हैं रेवेन्यू लॉस, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। दैट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। खर्चा ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कम आ गया,
तो ये हो गया लॉस, ये हो गया लॉस। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विद एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड, और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।